हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी वितान भाग 2। हम सभी को पता है कि कक्षा 12वीं की पुस्तक है, इसमें 3 पुस्तकें चलती है, आरोह भाग 2, फिर ये वितान भाग 2 और फिर अभिव्यक्ति माध्यम। इन तीनों पुस्तकों में से हमने आरोह जो पुस्तक है उसके गद्य और पद्य दोनों भाग को पूरा किया है। अब हम वितान पुस्तक को प्रारंभ करेंगे। तो हमारे पाठ्यक्रम में ये पुस्तक है और इसके 3 पाठ जो है हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो हम देखते हैं तीनों पाठ को। तो पहला पार्ट है इसका सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग जो है वो ये मनोहर श्याम जोशी जो है इस कहानी के लेखक है और सिल्वर वेडिंग जो है ये कहानी है, कहानी विदा है। और हम सभी को पता है कि इस जो पुस्तक है इसमें से 6 प्रश्न आएंगे वो एक एक अंक के आएंगे, या 5 प्रश्न आएंगे वो एक एक अंक के आएंगे। तो हम इस बात का भी ध्यान रखना है, इसके छोटे प्रश्नों को भी हम तैयार करेंगे एक अंक के माध्यम से। लेकिन ये भी पक्का है कि हर पाठ में से 2 अंक का प्रश्न अवश्य आएगा, अनिवार्य है 2 अंक का। तो ये जो प्रश्न मैंने इसीलिए आपको सामने बहुत कम प्रश्न रखे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही प्रश्न मैंने आपके यहाँ पाठ्यक्रम में रखे हैं। और दूसरे प्रश्न इसमें ऐसे नहीं है जो परीक्षा में आने लायक नहीं है। तो हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। और तो सिल्वर वेडिंग जो है ये कहानी एक लंबी कहानी है और ये मनोहर श्याम जोशी के अन्य रचनाओं से अलग दिखती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। यशोधर, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूंगा कि ये जो चैनल है आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विशेष संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। अपने अन्य मित्रों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है lalit.gupta67। आप चाहें तो इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरे मोबाइल नंबर है 9587954117। आपको विशेष संबंधित कोई भी समस्या हो या आपको कोई भी हिंदी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत नंबर पर फोन भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप हर बार कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे तो मेरी वीडियो कैसी बन रही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, पले, बड़े, अतः वे उन परंपराओं को नहीं छोड़ सकते थे। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों के विरुद्ध थे, ठीक है ना, इसलिए वो असफल रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे रहा है? तो यहाँ है कि इस पाठ में आया है कि किशनदा नाम के एक व्यक्ति है जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है यशोधर बाबू को दिशा देने में, है ना, मार्गदर्शन करने में। तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने आपके जीवन को बदल दिया है, उसने आपको मार्गदर्शन दिया है, आपके जीवन को अच्छा बनाने में प्रयास किया है। तो वह ये वैसे तो ये प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको अपने अनुसार देना है क्योंकि सभी के जीवन में भिन्न भिन्न लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे अनुसार आपके लिए एक उत्तर तैयार किया है। आप चाहें तो अपने अनुसार भी इस उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इस उत्तर को, देखते हैं कि क्या है इस उत्तर में, है ना। हम देखते हैं यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, ये मैंने मेरे अनुसार इसको तैयार किया है। तो मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की भूमिका रही है और वे पढ़ाई लिखाई खेलकूद सभी में हमेशा आगे रहती थी, है ना। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3। अब हम पहुंचे हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और ये मुझे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे और ये परीक्षा में आए भी अभी तक की परीक्षाओं में। तो अब हम लोग इनकी तैयारी करेंगे और इनको देखेंगे, समझेंगे
और फिर ये एक अंक के अनुसार भी बन सकते हैं प्रश्न, इसीलिए मैंने दोनों दृष्टि से रखा है, एक अंक और दो अंक दोनों के हिसाब से बना दिया है। उसके बाद फिर भी हम लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न लगे तो अगली वीडियो में हम इनको और अच्छे से देख लेंगे, कोई और इनके छोटे प्रश्न लगे तो मैं इनकी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल तो हम लोगों को पाठ के पीछे के जो महत्वपूर्ण लगे मैंने बना दिया है। सिल्वर बेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना? तो सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आधुनिकता का समावेश करें। क्या शिक्षा मिलती है? कि जीवन में आधुनिकता का समावेश करें, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करें। हमें यह पक्का पता है कि जीवन में आधुनिकता का तो हम लोग समावेश करें, लेकिन इतना भी समावेश नहीं करें कि परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करें। अब आगे हम लोग चलेंगे। यशोधर बाबू की पत्नी तथा बच्चों का उनका व्यवहार है ना, पत्नी तथा बच्चों का उनका कौन सा व्यवहार बुरा लगता था? पत्नी तथा बच्चों को, है ना, इस तरह से ये पत्नी तथा यशोधर बाबू की पत्नी तथा बच्चों को उनका कौन सा व्यवहार बुरा लगता था और क्यों लगता था, है ना। मतलब यशोधर बाबू की ऐसी क्या बात थी जो उनकी पत्नी और बच्चों दोनों को बुरा लगती थी और क्यों लगती थी, उसका क्या कारण था? तो देखते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी तथा बच्चों को उनका प्रतिदिन मंदिर जाकर के प्रवचन सुनना और प्रभु का ध्यान लगाना, प्रतिदिन मंदिर जाकर के प्रवचन सुनना और प्रभु का ध्यान लगाना बुरा लगता था, क्योंकि उनका सोचना था कि यशोधर बाबू अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, है ना, अभी उनकी इतनी मतलब इतनी ज्यादा उम्र नहीं हुई, अभी इतने बूढ़े नहीं हुए जो प्रतिदिन मंदिर जाए और व्रत उपवास है ना, व्रत उपवास आदि करे। ठीक है, तो ये उनकी पत्नी और उनके बच्चों को ये बात बुरी लगती थी। ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की। यशोधर बाबू की अपनी पत्नी तथा बच्चों के विचारों में भिन्नता क्यों थी? मतलब यशोधर बाबू की कभी भी हमने पूरी कहानी पढ़ी तो देखा कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों के विचार अलग थे और उनके अलग थे, और इसीलिए आपस में उनके परिवार में तालमेल नहीं था। वो बहुत परेशान रहते थे, बच्चे आधुनिक थे और वो पारंपरिक थे, परंपरा को निभाने वाले थे। तो इस तरह से पूरी कहानी इस पर बैठती है। तो देखते हैं यशोधर बाबू की अपनी पत्नी तथा बच्चों के विचारों में भिन्नता क्यों थी। तो यशोधर बाबू एक सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे। वे प्राचीन जीवन मूल्यों में पूरा विश्वास रखते थे, वे प्राचीन जीवन मूल्यों में पूरा विश्वास रखते थे, किंतु उनकी पत्नी तथा बच्चे आधुनिक विचारों के थे, है ना। ठीक है, यशोधर बाबू एक सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे, प्राचीन जीवन मूल्यों में पूरा विश्वास रखते थे, किंतु उनकी पत्नी तथा बच्चे आधुनिक विचारों के थे, इसलिए उनके अपनी पत्नी तथा बच्चों के विचारों में भी भिन्नता थी। ठीक है, एक बात और महत्वपूर्ण लगी मुझे जब पढ़ाते समय, तो मुझे लग रहा है कि ये परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो बस पाठ का नाम है सिल्वर बेडिंग, है ना, ये पाठ है हमारा सिल्वर बेडिंग। तो देखते हैं सिल्वर बेडिंग शब्द का अर्थ क्या है, ये देख सकते हैं। तो ये है सिल्वर बेडिंग शब्द का अर्थ, यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना, विवाह की है ना 25वीं है ना वर्षगांठ, अर्थात है ना जो विवाह उनका विवाह हुआ था उसकी 25वीं सालगिरह थी, 25वीं वर्षगांठ थी। तो ये प्रश्न मुझे लग रहा था तभी पूछे सिल्वर बेडिंग शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर क्या है ऐसा। तो उनकी विवाह की 25वीं वर्षगांठ के ऊपर ये पूरी कहानी की रचना की गई, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। उनके विचार और परिवार के विचारों में मेल नहीं खाता, इसी पर एक परिवार में किस तरह से आपसी तालमेल और सामंजस्य नहीं बैठ पाता, वो इस तरह की ये कहानी है। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न तो आने नहीं है, इसलिए पूरा पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं पाठों के अंदर से हमें, क्योंकि इस पाठ में से कम 2 प्रश्न 1-1 अंक के आएंगे और एक प्रश्न जो है 2 अंक का आएगा। तो इस बात को अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातें, जैसे इस कहानी के रचनाकार कौन है, तो श्याम मनोहर जोशी। श्याम मनोहर जोशी की कौन सी रचना है, सिल्वर बेडिंग।
फिर सिल्वर बेडिंग शब्द का क्या अर्थ है, विवाह की 25वीं वर्षगांठ। इसके अलावा यशोधर बाबू जो है वो उनके मार्गदर्शक कौन थे, तो किशनदा थे, है ना। तो इस तरह से, या फिर वो कौन से रीति रिवाज, वो पारंपरिक व्यक्ति थे और उनके बच्चे जो आधुनिक थे। इस तरह की बातें जो है पूरे पाठ में अपने को देखने को मिलती। तो छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा हुआ तो मैं एनिमेशन के माध्यम से इस पूरी कहानी को भी मैं आपके सामने रख दूंगा। तो एनिमेशन से हो सकता है कि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। तो अगली वीडियो जो है ये पूरे प्रश्न उत्तर होने के बाद जितने भी पार्ट है ना, हम लोगों ने, मैंने व्याख्या आपको डिजिटल तरह से समझाइए, है ना, उसको मैंने एलईडी पर समझाइए। तो मेरा प्रयास ये है कि आगे की जो भी वीडियो है, जो भी कहानियां हैं, मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन और चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा, तो हो सकता है कि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पार्ट पूरा हुआ। ये वो छोटा पार्ट है, मतलब है तो बड़ी कहानी बड़ी है, लेकिन इसमें से केवल अपने को प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट पूरा हुआ। अब हम दूसरी कहानी, हमारी जूझ, उस कहानी जूझ पर चलेंगे। ठीक है, आपका सहयोग के लिए धन्यवाद, और आप वीडियो पर बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।